रिकॉर्डिंग। ओके बच्चों, एवरीवन गुड मॉर्निंग। हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में। हमने अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड किस तरह की होती है, उसे कैसे स्पेसिफाई करा जाता है, एंगल ऑफ डिप क्या होता है, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन क्या है, फिर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड क्या होता है ना, ये सब चीजों को स्टडी करा था। अपरेंट एंगल ऑफ डिप क्या होता है ये भी पढ़ा था। व्हाट इज मैग्नेटिक मेरिडियन, ज्योग्राफिकल मेरिडियन क्या होता है, ठीक है। नॉर्थ मैग्नेटिक पोल का मतलब क्या, साउथ मैग्नेटिक पोल का मतलब क्या, ठीक है। काफी सारी चीजें अपन ने डिस्कस करी थी और थोड़ा बहुत मैंने आपको लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड के बारे में भी बताया था, ऑल्दो दैट इज नॉट इन द मैग्नेटिज्म, बट ठीक है, हमने उसके साथ साथ थोड़ा सा एक्स्ट्रा चीज पढ़ ली थी, है ना। इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द अर्थ एंड उसके आसपास चीजों को समझने में थोड़ा सा हेल्प कर रहा था, इसलिए वो चीज साथ में पढ़ ली थी, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग सब बच्चों को, मेरे पास गुड मॉर्निंग आ रही है, वेरी गुड। सभी को बहुत बहुत शुभ सुबह, ठीक है। चलो, तो अब अपन आज आगे की चीज स्टार्ट करेंगे। अब मैं देख रहा हूँ कि बच्चे अभी पूरे ज्वाइन नहीं हुए, सुबह सुबह का समय है, थोड़ा आलसी कर रहे होंगे। तो सबसे पहले तो ये बताओ, आप लोगों ने, मैंने बोला था कि आपको एनसीईआरटी पढ़ना है, तो आपने अच्छे से पढ़ा एनसीईआरटी में? एनसीईआरटी पढ़ी आपने अच्छे से? बच्चे बोल रहे हैं यार, कीर्ति ने तो बोला यार, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, है ना। तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटी में। देखो, एनसीईआरटी में जितनी चीजें ना, कोई भी उतना बोर्ड पर नहीं बता सकता, ठीक है। उतनी सारी चीजें उसी वर्ड्स में उसी तरह से मैं बोर्ड पे बता दूं, ये बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो जो भी चीजें अपन ने बोर्ड पे समझी है, उसके साथ साथ एनसीईआरटी पढ़ना बहुत जरूरी है। उसकी एक एक लाइन समझ कर अच्छे से पढ़िए, ठीक है। हाँ, अच्छा, वीडियो भी देखा, वेरी गुड। मैंने आपको कुछ एक दो वीडियो भेजे थे जो हेल्प करते हैं हमें हमारी सारी चीजों को समझने में। उनमें 3D एनिमेशन था थोड़ा सा, तो उससे चीजें थोड़ा आसान हो जाती समझना, ठीक है। और भी आप देख सकते हो, मतलब यूट्यूब पे आज तो हजारों वीडियो की भरमार है ना। लेकिन एक चीज में ध्यान दिला दो आपको, यूट्यूब पे ना इतने सारे वीडियो है कि ना उसमें सही क्या है, काम का क्या है, गलत क्या है, क्या बेकार चीज है, वो हमको समझ नहीं आता, ठीक है। तो आप अगर कुछ जितने भी वीडियो देखना है देख लो, कोई कोई टेंशन नहीं, लेकिन दिमाग में वही बिठाना चीज जो एनसीईआरटी में, जो भी एनसीईआरटी में लिखा है वो आपके लिए फाइनल चीज है ना। एनसीईआरटी के अलावा कुछ चीज दिमाग में नहीं बिठाना। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल दो आपको, अगर मैं, एक बहुत ही फेमस आजकल यूट्यूब पे क्लास चलती है, उसमें ना मैंने देखा कि टीचर गलत पढ़ा देते, गलत नहीं कहे अपन एक तरह से, मतलब थोड़ा सा आसान करने के लिए बच्चों को, भाई ऑनलाइन में आसान चीज देना पड़ती है बच्चों को, तो आसान करने के लिए क्या करते हैं, फैक्ट्स को तोड़ मरोड़ के कुछ ऐसा परोसा जाता है जिससे बच्चों को दिक्कत नहीं लगे। लेकिन उससे क्या होता है कि दिमाग में गलत पिक्चर चली जाती है। जैसे अभी रिसेंटली मैंने एक देखा था कि अर्थ की मैग्नेटिज्म का रीजन जो बताया, वीडियो में मैंने देखा यूट्यूब में, उसमें बता दिया कि अर्थ घूम रही है तो अंदर मोल्टन मेटल घूम रहा है, मोल्टन मेटल के घूमने से करंट कैरिंग लूप बना, उसकी वजह से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। ऐसा एक रीजन दे दिया। ऐसा थ्योरी थी भी सही, सही बात है ये, ऐसा थ्योरी थी भी सही, लेकिन दिस थ्योरी इज नॉट करेक्ट, ठीक है। इस थ्योरी को कंसिडर नहीं करते अपन, लेकिन इंट्यूटिव है, लगता है सही है, तो बच्चों को भी लगता है हाँ हमको सही लग रहा है, मजा आ गया, ठीक है। तो वहीं पे चीजें फुल स्टॉप कर दी थी, उसके आगे की चीजें बात नहीं करी थी। तो कई बार ऐसी चीजें हो जाती कि गलत चीजें दिमाग में चली जाती बच्चों के, तो आप थोड़ा सा उससे अवॉइड, वो चीज अवॉइड करना। एक और एग्जाम्पल बताऊं, जो स्पिन स्पिन के बारे में, इलेक्ट्रॉन की स्पिन क्वांटम नंबर होती है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन का इंट्रिंसिक स्पिन होता है ना। हाँ, ठीक है। अब वो जो स्पिन होता है ना इलेक्ट्रॉन का, तो मैंने देखा कई बहुत फेमस यूट्यूब पे जो चीजें चलती है ना, वो लोग क्या पढ़ा देते हैं कि स्पिन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे ऐसे से घूम रहा है। वो बढ़िया, वो है ना, अच्छी अच्छी आवाजें निकाल के बताते हैं, मतलब बच्चों को मजा आए, है ना। अब हम लोग यहाँ मजे के लिए नहीं पढ़ा रहे, वो लोग बच्चों को मजा भी दिलाए इस हिसाब से पढ़ाते हैं। तो वो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन घूमता है अपने एक्सिस पे, जिसकी वजह से स्पिन जनरेट होती है। अगर आप कोई भी बच्चा कोई सेंसिबल जगह पे देखेगा, कोई भी सेंसिबल सेंसिबल जगह, जैसे मैंने पीवीएस साइंसेस का एक वीडियो सेंड करा था, ऐसी चीजें सेंसिबल है, वो लोग है ना गलत चीज नहीं बताते, ठीक है। वहां से कुछ देख रहे हो तो इट इज ओके, पर इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे स्पिन करता है, उससे स्पिन क्वांटम नंबर नहीं है उसका, ये बिल्कुल गलत पिक्चर है। इलेक्ट्रॉन का स्पिन का मतलब ये नहीं होता कि अपने एक्सिस पे घूम रहा है, दैट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो उसके स्पिन से रिलेटेड नहीं है,
आप अगर थोड़ा सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली घूमने की वजह से स्पिन जनरेट नहीं होता है। अगर घूमने की वजह से स्पिन जनरेट होता ना तो इलेक्ट्रॉन की सरफेस पे वेलोसिटी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा होती। कई सारे आपको एक्सप्लेनेशन मिल जाएंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर इज नॉट रिलेटेड टू स्पिन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, हाँ यस बिल्कुल सही। सोहम सोहम बता रहा है कि फिजिकल केमिस्ट्री में उन्हें बताया है कि उसका कोई फिजिकल एनालॉग नहीं है। बिल्कुल सही। स्पिन क्वांटम नंबर का मतलब ये नहीं होता कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस पे घूम रहा है। ठीक है, तो ऐसी चीजें क्या होता है कि ऊट पटांग दिमाग में भर देते हैं बच्चों के। अब क्या होता है आगे जाके वो चीज आपको प्रॉब्लम दे देती है। दिमाग में हमारे यही चीज फील्ड है। तो आप जब हायर क्लासेस में जाते हो तो आपके दिमाग में यही चीज रहती है, तो वहां चीज आप गलत करके आ जाते हो, या फिर वहां जो पढ़ाया जाए फिर आपको दिक्कत देता है, क्योंकि दिमाग एक बार बेसिक आपको गलत बना दिया फिर उसके बाद सही चीज बिल्ड करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो हम और जो पीवीएस साइंसेस का मैंने आपको वीडियो भेजा था उनमें सब लोग क्या पीएचडी वगैरह है, सब लोगों ने हायर चीजें पढ़ी हुई है, उसके बाद जाके वो चीजें कर रहे हैं। सो दे आर सेंसिबल पीपल, है ना, उनका सुनना सही है। ठीक है, चलो तो अब अपन अपनी बातें स्टार्ट करते हैं। ये तो अपन ने कुछ क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो बात करी। तो हम अर्थ मैग्नेटिज्म पढ़ चुके थे, आज अपन को मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में स्टडी करना था। तो सबसे पहले तो मैं आपको बोर्ड पे ही कुछ बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा, देन वी विल गो आफ्टर टू एनसीईआरटी। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम क्या पढ़ने वाले हैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। हम पढ़ने वाले मटेरियल्स के बारे में। क्या पढ़ेंगे मटेरियल के बारे में, तो उनके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, मटेरियल्स को जब मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाता है, सम मटेरियल्स बिहेव डिफरेंटली फ्रॉम अदर्स। उनका अलग अलग तरह का हमने बिहेवियर ऑब्जर्व करा, तो ये बिहेवियर ही हम समझने वाले हैं। इस बिहेवियर के बेसिस पे हमने मटेरियल को क्लासिफाई करा है इन डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो ये क्यों होता है ये समझेंगे, इनका कॉज जानने की कोशिश करेंगे कि वाई डायमैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, उनमें जो भी बिहेवियर है वो क्यों है। फिर इनका बिहेवियर क्या है ये भी अच्छे से समझेंगे, इन तीनों में डिफरेंसेस समझेंगे। ठीक है, अब इनको क्लासिफाई करने के लिए कुछ हमने फिजिकल क्वांटिटीज डिफाइन करी है, जिससे इनकी प्रॉपर्टी को अपन क्लासिफाई कर पाते हैं। उन फिजिकल क्वांटिटीज को सबसे पहले समझते हैं अपन। ठीक है, मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी समझने के लिए हमने कुछ फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन करी है, जिससे हम उनकी फिजिकल क्वांटिटीज को क्लासिफाई कर सकते हैं। उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है उसको अपन क्लासिफाई कर सकते हैं। तो पहले उन प्रॉपर्टीज, उन फिजिकल क्वांटिटीज की बात करते हैं अपन। ठीक है, सबसे पहले कुछ बेसिक सी चीज है। मान लीजिए मेरे पास एक सोलोनॉइड है, उस सोलोनॉइड में मैंने कुछ करंट प्रोड्यूस कराया, सोलोनॉइड में कुछ करंट फ्लो कर रहा है, सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है सोलोनॉइड में। ठीक है, ड्यू टू द करंट आई, आप सब जानते हैं कि सोलोनॉइड के अंदर उसके सेंटर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है विच इज गिवन बाय म्यू 0 ni। इफ इनसाइड सोलोनॉइड देयर इज नो मटेरियल, सोलोनॉइड के अंदर अगर एकदम फ्री स्पेस है तो मैग्नेटिक फील्ड इन द सोलोनॉइड हमने पढ़ी है म्यू 0 ni होती है। ठीक है, अब अगर मैं अंदर कुछ मटेरियल फिल कर दूं, मान लो कि मैंने कोई सॉफ्ट आयरन की रॉड डाल दी अंदर, सॉफ्ट आयरन की रॉड के अबाउट मैंने सोलोनॉइड बनाई थी, सॉफ्ट आयरन की रॉड के अबाउट मैंने सोलोनॉइड बनाई थी लाइक दिस, है ना, और यहाँ जब करंट फ्लो कराया तो हम जानते हैं कि जब मटेरियल फील्ड होता है अंदर, तो अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो लिखते हैं अपन म्यू ni, वेयर म्यू इज द परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। म्यू नॉट को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस और म्यू को बोलते हैं परमेबिलिटी ऑफ द मीडियम। मीडियम की परमेबिलिटी के हिसाब से अंदर मैग्नेटिक फील्ड अलग हो जाती है ना, म्यू रिलेटिव को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, बिल्कुल सही। ठीक है, सो दोनों ही केसेस में ये जो म्यू नॉट, ये जो म्यू क्वांटिटी है, ये मीडियम की एक प्रॉपर्टी है। यहाँ पर फ्री स्पेस की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पर मीडियम की प्रॉपर्टी है। इसको हटा के जो चीज मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो है ni। ni is the thing which is responsible to create magnetic field. Let's say this b to be b in the medium, इसको b in the medium बोल दिया मैंने, और ये b in the free space को मैं b नॉट बोल देता हूँ। ठीक है, तो b नॉट हो या bm हो, दोनों ही बनाने के लिए ni टर्म रिस्पॉन्सिबल है। इस ni टर्म को हम एक नई फिजिकल क्वांटिटी डिफाइन कर देते हैं, मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। ni इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं h से।
H को भी हम एक वेक्टर क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, तो H वेक्टर बनाने के लिए यहाँ पर हम n कैप मल्टीप्लाई कर देंगे, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ है और ये n कैप एक यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर में तुम कंफ्यूजन ना कर लो, तो मैंने ई कैप कर दिया उसको, ठीक है। वेयर इज दिस ई कैप? ई कैप की डायरेक्शन क्या है? तो राइट हैंड थंब रूल से डिसाइड कर लो। राइट हैंड थंब रूल से जो करंट के घूमने की डायरेक्शन है, थंब की डायरेक्शन आपको ई कैप की डायरेक्शन देगी। ई कैप इज पैरेलल टू एम वेक्टर, जो मैग्नेटिक मोमेंट बनता है ना उसके पैरेलल है, ठीक है। सो हमने ये डिफाइन करा, हमने देखकर समझा कि व्हेनेवर सोलेनोइड इज हैविंग करंट, तो उसमें जो ये Ni टर्म है दैट इज रिस्पांसिबल टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, वो एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, एंड उस टर्म में मटेरियल की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो जाती है और हमें मैग्नेटिक फील्ड मिल जाती है। सो Ni टर्म इज मैग्नेट क्रिएटिंग मैग्नेटिक इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजिंग फील्ड। जिस Ni टर्म को बोल दिया अपन ने मैग्नेटाइजिंग फील्ड और मैग्नेटिक इंटेंसिटी। क्या ये समझ में आया? व्हाट इज H, है ना? लॉजिक समझने की कोशिश करो, है ना? आप समझने की कोशिश करो, दिख रहा है आपको साफ साफ कि भाई मटेरियल की प्रॉपर्टी मल्टीप्लाई हो रही है H में और आपको फील्ड मिल जा रही है, ठीक है। तो बहुत बहुत लॉजिकल बात है कि यार एक चीज है जो मैग्नेटाइजिंग फील्ड बोल दी हमने, जिसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करी। मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। काफी लॉजिकल चीज है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बी नॉट को इज म्यू नॉट इंटू एच, और यहाँ पर भी लिख सकते हैं म्यू इंटू एच। मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटू द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम गिव्स यू द मैग्नेटिक फील्ड इन द मीडियम। चलो सबसे पहले तो अपन एच डिफाइन करा। नाउ जब हम किसी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, जैसे यहाँ सोलेनोइड के अंदर ही मटेरियल रखा है, तो मटेरियल के अंदर फील्ड अलग क्यों आती है? इसका लॉजिक सोचते हैं कि यहाँ अंदर फील्ड बदल ही क्यों गई। बताओ इसका क्या लॉजिक हो सकता है, क्यों चेंज हो जाती है मटेरियल के अंदर फील्ड? मेटल के फ्री, क्या मेटल के फ्री ईएस क्या लिखा है? इलेक्ट्रॉन्स, नो नो, डायपोल मोमेंट्स ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। हाँ, इंडक्शन जैसा कुछ कॉन्सेप्ट हो सकता है, बिल्कुल सही। इंडक्शन जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वर्ड यूज करा था, उसके जैसे ही सिमिलर कोई चीज यहाँ हो सकती है। जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर हम किसी मटेरियल को रखें और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उसमें करंट फ्लो नहीं होता है, उसमें पोलराइजेशन हो जाता है, एंड ड्यू टू पोलराइजेशन मैग्नेट इलेक्ट्रिक डायपोल बन जाते हैं। वैसे मटेरियल में हो सकता है। कोई सॉफ्ट आयरन टाइप की चीज ले ली अपन ने, तो सॉफ्ट आयरन के अंदर आयरन के जो एटम मॉलिक्यूल जो भी वहां बन चुका होगा, उनका भी खुद का कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है, और जब एक्सटर्नल फील्ड में रखे तो इन सब मैग्नेटिक मोमेंट्स में टॉर्क लगेगा। दैट टॉर्क विल ट्राई टू अलाइन दिस मैग्नेटिक मोमेंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फील्ड। सारे मैग्नेटिक मोमेंट अपने आप को एक्सटर्नल फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस कोशिश की वजह से मेटल के अंदर एक नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ सकता है, एंड दैट मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट्स द स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड विद इन द मेटल। बात समझ में आ रही है? मैं अगर इसको थोड़ा सा डायग्राम से समझाऊं, तो विदाउट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल्स के अंदर जो डायपोल बने हुए हैं, वो हो सकता है रैंडमली ओरिएंटेड है, वो हो सकता है ऐसे रैंडमली ओरिएंटेड है। ये सब रैंडमली ओरिएंटेड है डायपोल मटेरियल के अंदर, ठीक है। मटेरियल के अंदर जब कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई तब रैंडमली ओरिएंटेड है, लेकिन जब हम एक्सटर्नल फील्ड में उठा के मटेरियल को रख देते हैं, जब इस मटेरियल को हमने प्लेस कर दिया एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में, तो इन सब डायपोल्स पे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क। इन सब डायपोल पे लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से टॉर्क। तो ये हो सकता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन हो जाए, है ना। मैं ये बोल रहा हूँ हो सकता है, इट्स नॉट नेसेसरी कि अलाइन हो ही जाएंगे, पर टॉर्क लग रहा है दे आर ट्राइंग टू गो इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होना चाहते हैं। तो अगर ऐसा हो गया तो इन सबके मैग्नेटिक मोमेंट का एडिशन होके यहाँ नेट स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक मोमेंट बन जाएगा। सही बात है क्या? है ना। इनिशियली बिल्कुल जीरो सम था मैग्नेटिक मोमेंट का, अब मैग्नेटिक मोमेंट नेट में आ सकता है। सो व्हेनेवर अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट कैन गेट मैग्नेटाइज्ड, वो मैग्नेटाइज्ड हो सकता है, उस मटेरियल में नेट मैग्नेटिक मोमेंट आ सकता है। इनिशियली हो सकता है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट, ये एम क्या है? मैग्नेटिक मोमेंट है, मैग्नेटिक मोमेंट,
ठीक है। एम इज मैग्नेटिक मोमेंट, मतलब कि वो डायपोल मोमेंट हमने जैसा पढ़ा है ना इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसके जैसी मैग्नेट वाली चीज जिसको पोल स्ट्रेंथ इनटू लेंथ कहा था, ये वही चीज है। यूनिट इज एम्पेयर पर मीटर, एम्पेयर मीटर स्क्वायर, ये वही मैग्नेटिक मोमेंट। तो मैग्नेटिक मोमेंट इनिशियली हो सकता है जीरो हो, लेकिन एक्सटर्नल फील्ड में रखने से अब नेट मैग्नेटिक मोमेंट इज नॉट जीरो। ठीक है, सबका मैग्नेटिक मोमेंट ऐड होकर नॉन जीरो मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। तो ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस मैग्नेटाइजिंग फील्ड। एक्सटर्नल फील्ड में क्या होता है, एक्सटर्नल फील्ड को बनाने के लिए भी तो मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिस्पॉन्सिबल है। तो हम बोलेंगे कि मैग्नेटिक मोमेंट किसने क्रिएट करा? एक्स ने क्रिएट करा। मैग्नेटिक मोमेंट किसने क्रिएट करा? एक्स ने क्रिएट करा। ठीक है, बच्चे पूछ रहे व्हाट इज ई वेक्टर। बेटा ये ई वेक्टर मैंने बताया था कि एच को अपन वेक्टर मानते हैं, एच इज मैग्नेटाइजिंग फील्ड, उसको अपन वेक्टर मानते हैं उसकी डायरेक्शन बताने के लिए। अब ये एन और आई ये तो स्केलर्स है, तो मैंने ई कैप लगा दिया। ई कैप की डायरेक्शन पैरेलल टू एम वेक्टर। किसी मटेरियल किसी करंट लूप में, ये करंट लूप है ना सोलेनोइड, तो करंट लूप में जो एम वेक्टर बनता है ना, उसके बिल्कुल पैरेलल है ई कैप। ई कैप इज जस्ट अ यूनिट वेक्टर। चलो, हाँ, तो मैग्नेटिक मोमेंट नॉन जीरो हो जाएगा व्हेन अ मटेरियल इज प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएट द एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड। ये एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अच्छा, ये जो मैग्नेटाइजेशन हुआ मटेरियल में, ये जो प्रोसेस होगा इसको बोल देंगे मैग्नेटाइजेशन। इसको कह देते हैं मैग्नेटाइजेशन। एम नॉन जीरो आ जाना, इसको बोल देते हैं मैग्नेटाइजेशन। ठीक है, ये मैग्नेटाइजेशन हुआ, मटेरियल में मैग्नेटिक मोमेंट आ गया। अब जितना ज्यादा वॉल्यूम होगा मटेरियल का उतना ज्यादा आ सकता है ना, इसलिए हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन विच इज डिफाइंड एज नेट मैग्नेटिक मोमेंट जो भी जनरेट हुआ मटेरियल में डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल। वॉल्यूम, भाई अगर वॉल्यूम ज्यादा है तो ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट्स हो सकते हैं, उसके अंदर एटम ज्यादा हो सकते हैं और उन सबका मिलकर ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आ सकता है। तो पर यूनिट वॉल्यूम कितना आया, ये चीज हम बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। भाई यूनिट वॉल्यूम में ही ज्यादा मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है तो ज्यादा मैग्नेटाइज हो गया मटेरियल। तो मटेरियल कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हुआ वो मेजर करने के लिए हम टर्म डिफाइन करते हैं इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन व्हिच इज मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम। जैसा याद करो हमने पोलराइजेशन वेक्टर बनाया था इलेक्ट्रोस्टैटिक में, उसके जैसी चीज है। क्लियर है क्या? व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन? चलो इसको अपन कैसे रिप्रेजेंट करें? तो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन को फिलहाल मैं आई वेक्टर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। आई वेक्टर, आई वेक्टर, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज आई वेक्टर। नाउ इस आई वेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या था? कौन मैग्नेटाइज कर रहा था मटेरियल को? मैग्नेटाइजिंग फील्ड। मैग्नेटाइजिंग फील्ड रिस्पॉन्सिबल थी। सो आई इज डिपेंडेंट ऑन एच वेक्टर। जितना ज्यादा एच होगा उतना ज्यादा आई क्रिएट होगा। तो हम डिफाइन करते हैं एक नया टर्म, एक्स जैसा एक लेटर लिखा है यहाँ पर, एक्स जैसा एक लेटर लिखा है, इसे बोलते हैं काय। अगर इस लेटर का नाम पढ़े तो काय, जैसे इसका अल्फा होता है ना, इसको काय बोलते हैं। काय का मतलब यहाँ पर है ससेप्टिबिलिटी। ससेप्टिबिलिटी, इट इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन टू मैग्नेटाइजिंग फील्ड। अब ये दोनों वेक्टर है, डिवाइड तो नहीं कर सकता मैं, तो उसको मैग्नीट्यूड ले लेना, दोनों का मैग्नीट्यूड ले लेना। ठीक है, इस तरह से लिखेंगे काय को तो मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, लेकिन एक्चुअली काय की डेफिनेशन कुछ ऐसी होती है कि आई वेक्टर इज काय टाइम एच वेक्टर। यहां अपन सही लिख रहे हैं, आई वेक्टर इज काय टाइम एच वेक्टर। सो व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, ये समझ में आ रहा है? मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज हो रहा है, कितना अच्छे से मैग्नेटाइज हो रहा है, वो समझने के लिए अपन ने डिफाइन कर दिया काय। काय ससेप्टिबिलिटी। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के अंदर हो सकता है अलग अलग ससेप्टिबिलिटी हो, सेम एच लगाने से अलग अलग इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्रिएट हो। सो द फैक्टर विच चेंजेस देयर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन इज काय, उसे बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, चलो मेरे पास सोहम बोल रहा है सर काय बोलते हैं कि जाय, मोल फ्रैक्शन में भी यूज होता है, जाय बोलते हैं वहां। हाँ मतलब वो
ठीक है, मतलब देखो सही प्रोनाउंसिएशन तो मतलब आप जैसा बोल लो ठीक है। जाय, काय, मतलब हम यहाँ फिजिक्स में तो उसको काय बोलते हैं। ठीक, चलो। ससेप्टिबिलिटी वर्ड बहुत अप्रोप्रिएट है इसके लिए। ससेप्टिबिलिटी का मतलब क्या होगा, हम अगर उसको बोलचाल की भाषा जो उसमें समझने की कोशिश करें तो इट मीन्स समथिंग इज हाउ मच ससेप्टिबल, हाउ मच इट इज ट्राइंग टू गेट मैग्नेटाइज। हम अगर यहाँ बात करें तो हाउ मच मटेरियल इज ट्राइंग टू गेट मैग्नेटाइज बाय मैग्नेटाइजिंग फील्ड। बहुत अप्रोप्रिएटली इसको ससेप्टिबिलिटी कहा है अपन ने, है ना। चलो, हाँ हाँ, बस अपन इस पे आ जाते हैं यार, वो क्या बोलते हैं वो छोड़ो, अब ससेप्टिबिलिटी समझने पे कोशिश करो आप तो। ठीक है, तो व्हाट इज ससेप्टिबिलिटी, ये समझ में आया। ससेप्टिबिलिटी इज शोइंग अस एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू गेट मैग्नेटाइज। मटेरियल कितना ज्यादा मैग्नेटाइज होना चाहता है ये बता रहा है ससेप्टिबिलिटी। ठीक है, तो बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड है इसके लिए ससेप्टिबिलिटी। चलो, तो ये हमने कुछ चीजें डिफाइन कर दी। अब आपको एक चीज और पता है जो अपन ने पहले पढ़ ली थी, रिलेटिव परमिएबिलिटी, म्यू आर। रिलेटिव परमिएबिलिटी दैट इज डिफाइंड एज फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी डिवाइड मटेरियल की परमिएबिलिटी डिवाइड बाय फ्री स्पेस की परमिएबिलिटी। इस तरह से अपन ने डिफाइन करा था। ठीक है, तो ये हम ऑलरेडी जानते हैं एक चीज, है ना। अब इसमें और काय में रिलेशन होता है, क्या रिलेशन होता है वो समझते हैं अपन। ठीक है, वो समझते हैं। अगर किसी मटेरियल को अगर किसी मटेरियल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखा, एच में रखा, तो उसमें जो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है वो होती है म्यू टाइम एच। वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि उसमें मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है। तो जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है दैट इज ड्यू टू दिस मैग्नेटाइजेशन। एम आई राइट? मटेरियल में जो भी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ी या कम हुई है, जो भी कुछ हुआ है, दैट इज ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन। सही बात है क्या? है ना। So the extra magnetic field in the material B in the material minus B naught, it is dependent on chi. Sorry, it is dependent on intensity of magnetization. It is dependent on intensity of magnetization. फिलहाल मैंने यहाँ मैग्नीट्यूड लिखे तो यहाँ भी मैग्नीट्यूड लिख देता हूँ मैं, है ना। आप दोनों को वेक्टर बना के भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने बात करी जो एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड मटेरियल में है दैट इज कॉज्ड बाय द इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। अब डेफिनेटली इंटेंसिटी मैग्नेटाइजेशन पे डिपेंडेंट है। कुछ यहाँ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाकर लिख सकते क्या होना चाहिए, तो हमें पता चला वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट ही आता है। वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट म्यू नॉट ही आता है। कैसे पता चला? क्योंकि ये जो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन और जो एच है ना, उनका सेम यूनिट है, सेम डायमेंशन है। इन दोनों के डायमेंशन सेम है। कैसे पता चला इनकी डायमेंशन सेम है? ठीक है, एच की डायमेंशन चेक करो, क्या होना चाहिए? एच क्या होना चाहिए? करंट इज एम्पियर, ये नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ होता है, तो एम्पियर पर मीटर। एच का यूनिट क्या है? एम्पियर पर मीटर। एच का यूनिट इज एम्पियर पर मीटर। और ये भी देखो आई क्या है, ये भी एम्पियर पर मीटर है। मैग्नेटिक मोमेंट होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम होता है मीटर क्यूब, तो दिस इज ऑल्सो एम्पियर पर मीटर। ये भी एम्पियर पर मीटर है। और एच का जो यूनिट होता है इंटेंसिटी ऑफ इसका यूनिट भी होता है एम्पियर पर मीटर। तो दोनों की डायमेंशन सेम है, यूनिट सेम है। और इस एच से ही मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन म्यू नॉट से था, वैसे ही आई का भी मैग्नेटिक फील्ड से रिलेशन म्यू नॉट से आ जाता है। अब इसका यही एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। ठीक है, और क्यों आया, कैसे आया, बस फिलहाल यही एक्सप्लेनेशन है हमारे पास। चलो, क्या ये क्लियर है? The extra magnetic field in the material is actually caused by intensity of magnetization. अब मैंने यहाँ म्यू नॉट क्यों लगाया, इसका रीजन मैंने क्या बताया कि H इंटू म्यू नॉट ही मैग्नेटिक फील्ड थी। H इंटू म्यू नॉट ही मैग्नेटिक फील्ड थी, और H और I का एकदम यूनिट सेम है। H और I है सेम डायमेंशन, तो उनमें सेम फैक्टर मल्टीप्लाई होकर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। तो सेम फैक्टर वही म्यू नॉट मल्टीप्लाई होता है और एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है। ठीक है, इसको भी एनसीईआरटी ने कुछ एक्सप्लेन नहीं करा है, डायरेक्टली लिखा है। तो ये अपन ने पॉइंट समझा कि मटेरियल में एक्स्ट्रा मैग्नेटिक फील्ड क्यों आती है। अब इसी चीज को थोड़ा सा आगे मैं एक्सटेंड करूं तो Bm द मैग्नेटिक फील्ड इन द मटेरियल शुड बी B नॉट प्लस म्यू नॉट टाइम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन। इस तरह से लिख सकते हैं। अब Bm को लिख दो म्यू टाइम H, B नॉट को लिख दो म्यू नॉट टाइम H प्लस म्यू नॉट टाइम I। यहां से देखो हमारे पास क्या रिलेशन मिल रहा है, म्यू माइनस म्यू नॉट
इंटू एच इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, ठीक है, बट आई वॉज काय टाइम एच, वैसे काय समझ में आ रहा है, वो म्यू नॉट इधर डिवाइड कर दो, म्यू बाय म्यू नॉट -1 इंटू एच। तो काय की वैल्यू समझ में आ रही है आपको, यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यस, काय इज इक्वल टू म्यू बाय म्यू नॉट -1, बट म्यू बाय म्यू नॉट क्या था, म्यू आर, तो म्यू आर -1 लिख सकते हो। यहाँ से हमको एक चीज समझ में आ गया, मैं उसको ऊपर लिख दे रहा हूँ, काय इक्वल टू म्यू आर -1 या म्यू आर इक्वल टू काय +1, म्यू आर इक्वल टू काय +1, ठीक है। तो दिस इज रिलेशन इन रिलेटिव परमेबिलिटी एंड ससेप्टिबिलिटी, ये एक बहुत काम का रिलेशन हमारे पास। चलो देखो अच्छे से, क्या यहाँ पे कोई डाउट? बहुत ही सिंपल सा रिलेशन है, ये इक्वेशन के बाद तो बहुत आसान चीजें फॉलो कर जाती है, इसके बाद इसको आगे बस एक्सटेंड करते जाना है, चीजों का मीनिंग सब्स्टिट्यूट करना है इन टर्म्स ऑफ एच, तो ऑटोमेटिकली हमको रिलेशन मिल जाता है, ठीक है। चलो सो अपन ये पूरी बातें करी, जो हमको एक्स्ट्रा टर्म डिफाइन करने थे वो सब अपन डिफाइन कर चुके हैं। अब अपन मटेरियल को क्लासिफाई करने के लिए जो चीजें चाहिए हमको वो डिफाइन कर चुके हैं, मटेरियल को क्लासिफाई करना स्टार्ट करते हैं अब अपन, ठीक है। तो हमने क्या करा, ये जो अरेंजमेंट था, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहे थे सोलोनॉइड के अंदर, उसके अंदर मटेरियल फिल कर रहे थे, तो जब हमने मटेरियल इस तरह से फिल करके देखा तो हमें अलग अलग बिहेवियर दिखे, अलग अलग बिहेवियर दिखे मटेरियल के। कुछ मटेरियल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा इंक्रीज कर जाती है, कुछ मटेरियल को रखने से उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा डिक्रीज कर जाती है, कुछ मटेरियल को रखने से उनमें मैग्नेटिक फील्ड कई ज्यादा बढ़ जाती है, कई गुना बढ़ जाती है। तो ऐसा हमने देखा कि 3 तरह के मटेरियल दिख रहे थे हमको। अब वो दिख रहे थे, वो तो अपन को एक्सपेरिमेंट करके पता चला कि मटेरियल 3 तरह की कैटेगरी थे। एक कैटेगरी जिसमें मैग्नेटिक फील्ड अंदर एक्चुअली रिड्यूस हो जाती है। क्यों रिड्यूस हो रही होगी? उनका जो काय होता है वो नेगेटिव होता है, उनका काय नेगेटिव होता है, उनमें एक्सटर्नल फील्ड के बिल्कुल अपोजिट मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है, एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट मैग्नेटाइजेशन क्रिएट होता है, उनमें मैग्नेटिक मोमेंट बिल्कुल एक्सटर्नल फील्ड के उल्टा क्रिएट होता है, जो एक्सटर्नल फील्ड की डायरेक्शन है उससे उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होता है। तो ऐसे मटेरियल के अंदर नेट मैग्नेटिक फील्ड अंदर कम हो जाती है, जैसा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा है ना, डाइलेक्ट्रिक के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाती है, बिल्कुल वैसे ही। तो वहां उन्हें डाइलेक्ट्रिक बोलते हैं, यहाँ डायमैग्नेटिक बोलते हैं, सिमिलर वर्ड, डाइलेक्ट्रिक, डायमैग्नेटिक। डाइलेक्ट्रिक में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, डायमैग्नेटिक में मैग्नेटिक फील्ड कम होती है। समझ में आ रही बात है ना? चलो, सो व्हाट आर डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये समझा अपन ने, जिनमें एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होता है। क्यों जनरेट होता है, क्या होता है, वो बात करेंगे। उल्टा जनरेट होता है तो उन्हें डायमैग्नेटिक बोल देते हैं। अच्छा, जो भी हमको डायमैग्नेटिक मटेरियल मिले, सबकी जो ससेप्टिबिलिटी थी नेगेटिव थी, बट बहुत ही स्मॉल थी, प्रैक्टिकली इट इज वेरी स्मॉल, ससेप्टिबिलिटी बहुत स्मॉल है। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमें कुछ ऐसे मटेरियल मिले जैसे सुपर कंडक्टर, जिनकी ससेप्टिबिलिटी एग्जैक्ट -1 तक पहुंच जाती है, -1 तक। दैट इज द अपर बाउंड ऑन ससेप्टिबिलिटी, वो अपर बाउंड है ससेप्टिबिलिटी पे। इसको -1 डालोगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो 0 से ज्यादा क्या होता है, 0 से नेगेटिव हो नहीं सकता, ये रिलेटिव परमेबिलिटी, ठीक है। तो ससेप्टिबिलिटी की नेगेटिव में अपर बाउंड क्या है, -1। वो किन के लिए होती है, सुपर कंडक्टर के लिए, देखेंगे अपन, एनसीईआरटी में मेंशन है। तो सुपर कंडक्टर आर परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, परफेक्ट डायमैग्नेटिक मटेरियल, है ना। और ये जो प्रॉपर्टी है कि सुपर कंडक्टर परफेक्ट डायमैग्नेटिक होते हैं, इसको एक नाम दे दिया मिसनर इफेक्ट। सब है एनसीईआरटी में, मैं एनसीईआरटी की चीजें बता रहा हूँ आपको, मिसनर इफेक्ट, ठीक है। तो ये सुपर कंडक्टर की अपन ने बात कर ली, डाइलेक्ट्रिक की बात कर ली, डायमैग्नेटिक की बात करी। अब कुछ मटेरियल में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर थोड़ी सी बढ़ जाती है, उनका काय स्मॉल होता है बट पॉजिटिव होता है, वो थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन होता है उनके अंदर, बट पॉजिटिव मैग्नेटाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग ही मैग्नेटाइज होते हैं, लाइक दिस। तो ऐसे मटेरियल को अपन ने बोल दिया पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। उन्हें डाया बोल दिया, इन्हें पैरा बोल दिया। पैरा मतलब जो अलाउ कर रहे मैग्नेटिक फील्ड को एक तरह से थोड़ा सा इंक्रीज कर रहे मैग्नेटिक फील्ड, उनको बोल दिया पैरामैग्नेटिक। हाँ बिल्कुल सही सोहम। तो पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक क्या होता है, जिनमें मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली अंदर थोड़ी सी बढ़ जाती है, ठीक है। वो रीजन क्या होता है, उनमें मैग्नेटाइजेशन होता है, एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग होता है, बट स्मॉल होता है, मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा नहीं हो पाता है, थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन हो पाता है।
फिर ऐसे भी मटेरियल देखिए जिसमें वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है, जैसे सॉफ्ट आयरन, तो इन सबको मिला के बोल देते हैं फेरोमैग्नेटिक, ठीक है, जिनमें बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटाइजेशन होता है, 1000 टाइम तक ये म्यू आर होता है उनका। ससेप्टिबिलिटी भी बहुत बड़ा नंबर 1000 2000 ऐसा नंबर क्रिएट हो जाता है ससेप्टिबिलिटी का। तो ऐसे सारे मटेरियल को बोल देते हैं अपन फेरोमैग्नेटिक, ठीक है। तो ये अपने मटेरियल की क्लासिफिकेशन देखा। तो अब मेरे पास एक डाउट है, O2 कैसे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखा सकता है? तो ये तो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है ना, O2 वाला कॉन्सेप्ट, O2N2, ये तो MOT का बनने का रीजन था ना केमिस्ट्री में। हाँ वही। चलो अब मेरे पास एक तो डाउट आया सर, डायमैग्नेटिक रिपेल करते हैं बस। हाँ, डायमैग्नेटिक जो होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड में डालो तो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं, ठीक है। और 1 मिनट और कुछ है? नहीं बस ठीक है। और रशीद बोल रहा है सर प्रैक्टिकली कैसे दिखता है? प्रैक्टिकली कैसे दिखता है मतलब ये समझ नहीं आया। प्रैक्टिकली O2 कैसे दिखता है? प्रैक्टिकली O2 तो दिखता ही नहीं हमको, मतलब ऑक्सीजन दिखता, हवा दिखती नहीं हमको। तो ये पूछना क्या चाह रहे हैं आप, मतलब मत थोड़ा सा स्पेसिफाई अच्छे से करो कि क्या बोलना चाह रहे हो। हाँ, इस पर एक क्वेश्चन था 2020 में, डायमैग्नेटिक रिपेल करता है, O2 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसे ऑब्जर्व होती है? अच्छा, तो O2 की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डायमैग्नेटिक है वो, तो उसको ऐसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। O2 को किसी ग्लास चेंबर में ले लो और उस ग्लास चेंबर को उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रख दो, है ना, तो उसमें O2 को हम ऑब्जर्व करें कहा है, कोशिश करें तो रिपल्शन दिखता है अपन को, वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अपोजिट डायरेक्शन में। अभी अपन बातें करेंगे, काफी सारी चीजें हमको पढ़ना बाकी है, तो जब पूरा पढ़ लेंगे तो कई चीजें आप खुद ही सोच पाओगे, ठीक है। हाँ, कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है क्या जिसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है? हाँ, ऐसी कैटेगरी भी है आई थिंक जिसमें कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसको कुछ नाम बोलते हैं अपन, वो नहीं मिलती हमको, नाम तो है उसका, स्टैंडर्ड है, नॉन मैग्नेटिक बोल देते हैं, नॉन मैग्नेटिक जिसके अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है उसको नॉन मैग्नेटिक, है ना। चलो, हाँ, अब काफी बच्चों के डाउट आ रहे हैं इलेक्ट्रॉन से रिलेशन क्या है, वो सब अपन बात करने ही वाले जस्ट, ठीक है। तो अपन ने जितनी चीजें बोर्ड पे देखने लायक थी वो सब बोर्ड पे देख चुके हैं, अब थ्योरी वाला पोर्शन बचा है, तो लेट्स स्टार्ट विद एनसीईआरटी, है ना, उसमें एनसीईआरटी से बेटर कुछ नहीं है। चलो, सो आई एम स्टार्टिंग एनसीईआरटी विथ मी, आप भी आपके पास एनसीईआरटी ओपन करिए। जस्ट अ सेकंड। हाँ, Recording in progress. चलिए, सो मैग्नेटिज्म एंड मैटर ये चैप्टर चल रहा है अपना। देखो मैंने आपको एनसीईआरटी शेयर करी है, आई होप सबको दिख रही है। मैग्नेटिज्म एंड गॉस लॉ तो अपना पढ़ चुके थे, है ना। ये सारे इलस्ट्रेशन मैंने बोला था कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सब इलस्ट्रेशन एनसीईआरटी के बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, वो पढ़ना है आपको, ठीक है। अब हमारे पास अर्थ मैग्नेटिज्म था 5.4, ये मैंने आपको होमवर्क बोला था पढ़ने का, तो आई होप कि सबने पढ़ा होगा, ठीक है। चलो अब इसमें एक मैं चीज पूछना चाह रहा हूं, पता नहीं आपने उतना ध्यान दिया कि नहीं। आप देखिए जो हमें पोल्स की लोकेशन दी है, द लोकेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल और लोकेशन ऑफ साउथ मैग्नेटिक पोल जो दी है, ठीक है, ये लोकेशन देख के आपको समझ में आ रहा है कि ये एकदम एक स्ट्रेट लाइन पे है जो अर्थ के सेंटर से पास हो रही है, ऐसा दिख रहा है क्या? रचित हैंड रेस करा है, बोलो कुछ डाउट है तो ना। चलो बच्चे बोल रहे हैं यस, ठीक है। लोकेशन ऑफ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल इज एट लैटिट्यूड, उसका लैटिट्यूड है 79.74 और लॉन्जिट्यूड है 71.8, दूसरे का है 108.22 डिग्री ईस्ट। तो वेस्ट और ईस्ट वाले जो लॉन्जिट्यूड है ना उनका सम देखो 180 डिग्री आ रहा है, एग्जैक्ट 180 डिग्री आ रहा है ना।
और लैटिट्यूड और लैटिट्यूड जो है दोनों तरफ के, एक तरफ का 79.74, दूसरी तरफ का 79.74, वो ये बता रहा है कि इक्वेटोरियल प्लेन से सेम एंगल पे ऊपर और नीचे। ठीक है, हाँ, तो ये क्यों हो रहा है, ये थोड़ा सोचना। आगे चलो, अब आप ये सब आपने आई होप पढ़ा है। मैग्नेटिक डीप डिक्लेरेशन तो अपने क्लास में पढ़ ही लिया था सब कुछ ना, ये पूरा डायग्राम वायग्राम सब अपना क्लास में हो चुका है। व्हाट हैपन टू माय कंपास नीडल एट द पोल्स, जो भी ब्लू बॉक्सेस की चीजें वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फिर उन्होंने आगे बात करी है अर्थ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये जो ब्लू पैराग्राफ है, पूरा ब्लू बॉक्स है, इसमें जो चीजें है ये सब बात कर रहे हैं अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड क्यों है ना। तो इनमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें लिखी हुई है। देखो उन्होंने भी लिखा है कि एग्जैक्ट तो हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का रीजन नहीं है। सबसे फर्स्ट पैरा की आखिरी लाइन देखो, these are several open questions which from an important area of continuing research। तो ये भी लिख रहे हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का जो रीजन है वो एक कंटिन्यूइंग रिसर्च का एरिया है। ठीक है, चलो अब मैग्नेटाइजेशन एंड मैग्नेटिक इंटेंसिटी, ये अपन ने आज बातें करी है। आज अपन ने जो चीजें पढ़ी है ना, वो देखो बोर्ड पे जो है वो सब यही चीज थी। तो इसमें आप एक चीज ध्यान दीजिए, एनसीईआरटी ने थोड़ा सा सिंबल अलग यूज करे। एनसीईआरटी कैपिटल एम यूज कर रही है, जहां पर मैं आई यूज कर रहा हूँ। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन एनसीईआरटी ने कैपिटल एम यूज करा है, मैंने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए एम यूज करा है, एनसीईआरटी ने मैग्नेटिक मोमेंट के लिए स्मॉल एम यूज करा है। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पर फर्क है लेटर्स चूज करने में, इन दो चीजों में फर्क है। क्या है क्लियर है ना, बाद में आप पढ़ो तो आपको दिक्कत नहीं आए, आप ध्यान रखना कि उन्होंने लेटर अलग चूज करे। ठीक है सर, तो याद कौन सा रखना है, दोनों सही है। लेटर तो तुम्हारी इच्छा, तुम हिंदी लेटर यूज कर लो, डिफाइन कर दो कॉपी में, अगर सब्जेक्टिव हो तो आप लिख दो लेट से मैग्नेटिक फील्ड इज म, तुम्हारी इच्छा, लेटर कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, जेई में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, मैं सच बोल रहा हूँ। जेई में मैं खुद मेरा एग्जांपल दे रहा हूँ, जेई 2005 जो था वो सब्जेक्टिव था जो मैंने दिया था, उसके बाद 2006 में ऑब्जेक्टिव हो गया था। तो 2005 में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन में किसी चीज के लिए उन्होंने कोई सिंबल दिया था, अब मैंने क्या करा, मैंने सॉल्व कुछ अलग सिंबल लेके कर लिया, मुझे जो कंफर्टेबल था वैसा सिंबल लेके कर दिया। तो मैंने ऊपर लिख दिया क्वेश्चन के अंदर, उन्होंने सिंबल आई थिंक कुछ अजीब ही कुछ बना रखा था, मैंने बोला लेट दिस इक्वल टू दिस, उसका पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, सिंपल है ना। तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इनफैक्ट आप खुद अगर अलग अलग बुक देखोगे ना, अपने इंडिया में जो बुक चलती है उनमें जो सिंबल यूज होते हैं, रशिया में जो बुक चलती है उसमें जो सिंबल, यूके में यूएस में जो बुक चलती है उनमें जो सिंबल, इनमें डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, तो सिंबल्स ऐसा है कि जो रिस्ट्रिक्टेड चीज नहीं है, वो अपन आप यूज कर सकते हैं अलग अलग, प्रोवाइडेड कि आप चीजों को डिफाइन कर दो, कौन सी चीज क्या है वो लिख दो। हाँ बिल्कुल सही। ठीक है, तो वो पूछ रहा है काय को म्यू आर प्लस वन लिखना है या म्यू आर माइनस वन, तो काय तो म्यू आर माइनस वन ही होगा ना, काय इज म्यू आर माइनस वन एंड म्यू आर इज काय प्लस वन। चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन वगैरह ये अपन बात कर चुके हैं बोर्ड पे, तो इसको अपन आगे बढ़ाते हैं, ये हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सीधा इस पेज से स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पेज अगर आप देख पा रहे हैं, तो सबसे पहले जो टेबल दी है, उन्होंने मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिखाई है आपको, सम मेटल्स की एलिमेंट्स की है 300 केल्विन, 300 केल्विन मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मटेरियल की मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी दिखा रखी है। तो बेस्ड ऑन दिस ससेप्टिबिलिटी आप देखो डायमैग्नेटिक कौन कौन है, बिस्मथ, कॉपर, कॉपर इज डायमैग्नेटिक, आई होप सबको पता हो। घर पे कभी भी कॉपर बॉटल, आजकल बहुत फैशन में है कॉपर बॉटल, उसमें मैग्नेट चिपकाने की कोशिश करना, नहीं चिपकती वो, है ना। तो कॉपर एक थोड़ा सा अलग एग्जांपल लगता है, कॉपर अच्छा कंडक्टर है तो दिमाग में ऐसा लगता है कि मैग्नेटिक होगा वो, पर वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, डायमंड, गोल्ड, लेड, मर्क्यूरी, नाइट्रोजन, सिल्वर, सिलिकॉन, ये सब की सब डायमैग्नेटिक है। सिल्वर भी देखो एक अच्छा कंडक्टर होता है, बट स्टिल इट इज डायमैग्नेटिक, है ना। उधर पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस में एल्यूमिनियम हो जाएगा पैरामैग्नेटिक, कैल्शियम, एल्यूमिनियम बहुत वीकली मैग्नेटाइज होता है,
तो एल्यूमिनियम के बर्तन पे मैग्नेट चिपकाना, अगर मैग्नेट बहुत हेवी है तो अच्छे से चिपकता नहीं है, वो गिर जाता है, ठीक है। कैल्शियम, क्रोमियम, लिथियम, मैग्नीशियम, नायोबियम, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन होता है डायमैग्नेटिक, ऑक्सीजन होता है पैरामैग्नेटिक। ये एमओटी का बेसिस था तुम्हारा पूरा, ठीक है। नहीं नहीं बेटा, हम एसटीपी पे वैल्यू लिख रहे हैं, उन्होंने काय की वैल्यू एट एसटीपी शो करी है, इसलिए उन्होंने एसटीपी मेंशन करा है, बिकॉज काय की वैल्यू एट एसटीपी लिखी है। प्लेटिनम, टंगस्टन, दीज आर पैरामैग्नेटिक। चलो, तो ये पैरामैग्नेटिक और अपन इनके बारे में बातें करी कि कौन क्या है। अब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल यहां से स्टार्ट करते हैं अपन। सो कौन आज हेल्प करेगा पढ़ने में? कोई बात नहीं वैभव, कोई और दूसरा बच्चा? एनीवन? एनी वॉलंटियर? अरे यार, मैं नाम बोलता हूँ फिर तो। हार्दिक, चलो हार्दिक पढ़ेगा। The discussion in the previous section helps us to classify material as diamagnetic, paramagnetic, or ferromagnetic. ठीक है। In terms of susceptibility, chi, a material, is diamagnetic if chi is negative, para if chi is positive, and small, and ferro if chi is large and positive. A glance at table 5.3 gives one a better feeling for these materials. Here, epsilon is a small positive number introduced to quantify paramagnetic materials. Next, we describe these material in some detail. ठीक है, उन्होंने देखो एक टेबल 5.3 दी है जो नेक्स्ट पेज पे है। इस टेबल में उन्होंने मटेरियल को क्लासिफाई करा है डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक में। सो ये बताने के लिए कि काय स्मॉल एंड पॉजिटिव हो तो पैरामैग्नेटिक होता है, इसलिए उन्होंने एक स्मॉल एप्सिलॉन नंबर यूज करा है, ठीक है। ये यहाँ जो दिख रहा है ना एप्सिलॉन, ये क्या बता रहा है कि काय उनका छोटा होता है। एप्सिलॉन क्या है? इट इज अ स्मॉल पॉजिटिव नंबर। तो काय एक स्मॉल पॉजिटिव नंबर से छोटा है। ऐसे मटेरियल होते हैं पैरामैग्नेटिक, जिनका जो फेरोमैग्नेटिक उनका काय बहुत बहुत बड़ा होता है 1 से, है ना। और जो डायमैग्नेटिक होते हैं उनका काय -1 और 0 में होता है। -1 इज द अपर बाउंड इन द मैग्नीट्यूड फॉर डायमैग्नेटिक, ठीक है। चलो, तो स्टार्ट करते हैं सब। अब डायमैग्नेटिज्म क्यों होता है, क्या होता है, सब डिटेल में समझते हैं अपन, पढ़ते। Diamagnetic substances are those which have tendency to move from stronger to weaker part of the external magnetic field. In other words, unlike the way a magnet attracts metal like iron, it would repel a diamagnetic substance. Figure 5.12a shows a bar of diamagnetic material placed in an external magnetic field. The field lines are repelled or expelled and the field inside the material is reduced. In most cases, चलिए एक मिनट, तो डायमैग्नेटिक मटेरियल के बारे में क्या क्या पता चला हमको अभी? डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर दोस जो मूव करते हैं फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब ये क्यों होता है, इसका रीजन इन्होंने इतना अच्छे से लिखा नहीं है, तो इसको मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखो, डायमैग्नेटिक मटेरियल हम जानते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट मैग्नेटाइज होते हैं, एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट। मान लो कोई डायमैग्नेटिक मटेरियल की बार है हमारे पास, डायमैग्नेटिक मटेरियल की बार एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखी है और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ ऐसी है। ये मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड मैंने वेरिएबल बनाई है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल शो कर रहा है। यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगी इस लोकेशन पे और यहाँ वीक होगी। और डायमैग्नेटिक मटेरियल जो होते हैं वो एक्सटर्नल फील्ड से उल्टा मैग्नेटाइज होते हैं, तो जो डायरेक्शन एक्सटर्नल फील्ड की है उससे अपोजिट वो मैग्नेटाइज हो जाते हैं। ये मैग्नेटिक पॉइंट जनरेट होगा, है ना। मैग्नेटिक पॉइंट ऐसा जनरेट हुआ तो जो एरो का हेड बनाया मैंने एम में, यहाँ आप सोच सकते हो कि नॉर्थ पोल है और उधर टेल पे साउथ पोल है। ये बात समझ में आई क्या? इस पॉइंट पे नॉर्थ पोल जैसा सोच सकते हो और यहाँ पर साउथ पोल जैसा सोच सकते हो, है ना। अब नॉर्थ पोल एक्सपीरियंसेस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नॉर्थ पोल को मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स फील होता है, तो ये जो नॉर्थ पोल है वो ऐसा फोर्स फील करेगा इस तरफ। फोर्स ऑन नॉर्थ पोल विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। और साउथ पोल जो होगा वो एक्सटर्नल फील्ड से बिल्कुल अपोजिट फोर्स फील करता है। तो साउथ पोल जो यहाँ है, जस्ट अ मिनट, हाँ, साउथ पोल एक्सटर्नल फील्ड से अपोजिट फोर्स फील करेगा लाइक दिस,
लेकिन इनमें से कौन सा फोर्स स्ट्रांग होगा बताओ? नॉर्थ पोल वाला, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। रीजन इज कि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रांग है ना? तो नेट फोर्स जो होगा, चलो अब जो नेट फोर्स होने वाला है इन सब का रिजल्टेंट, डेफिनेटली क्योंकि नॉर्थ पोल पे ज्यादा फोर्स है और उसकी डायरेक्शन इधर है, तो उस डायरेक्शन में हो गया, तो ये एफ नेट की डायरेक्शन आ गई, ये एफ नेट की डायरेक्शन आ गई। तो आप अगर डायरेक्शन ध्यान से देखो, ये डायरेक्शन स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड के रीजन से वीक की तरफ है। इस डायपोल पे फोर्स की डायरेक्शन क्या लग रही है? फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक। दिख रहा है क्या? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज फ्रॉम स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यही पॉइंट यहां लिखा है। diamagnetic substances which have tendency to move from stronger to weaker part of external magnetic field। किसी भी डायमैग्नेटिक सब्सटेंस को एक वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में रखेंगे तो वो जाकर उस जगह इकट्ठा होने की कोशिश करेगा जहां सबसे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जहां सबसे वीक मैग्नेटिक फील्ड है। क्या ये पॉइंट क्लियर हो रहा है बच्चों? ये नोट भी कर लो अच्छे से आपके पास। मैं इसका एक और चीज एग्जांपल देता हूं, है ना? मान लो मेरे पास एक यू शेप की ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है, ठीक है? इस यू शेप की ट्यूब में आपने कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फिल कर दिया, आपने इसमें कोई डायमैग्नेटिक सब्सटेंस फिल कर दिया, इट इज फिल्ड विद सम डायमैग्नेटिक सब्सटेंस लाइक दिस। तो नॉर्मली ग्रेविटी की वजह से यू शेप की ट्यूब में दोनों तरफ लिक्विड जो होगा, लिक्विड सेम लेवल पे होगा। लेकिन मान लो एक एक तरफ आपने ना एक मैग्नेट को लेके आ गए, एक मैग्नेट लेके आ गए, कोई मैग्नेट लेके आ गए यहां पर, तो ड्यू टू द मैग्नेट अब डायमैग्नेटिक सब्सटेंस यहां से रिपेल होगा, तो उसका लेवल जहां पर मैग्नेट लेके आए वहां पर डाउन हो जाएगा, यहाँ पे लेवल डाउन हो जाएगा और दूसरी तरफ बढ़ जाएगा। ये बात समझ में आई, है ना? चलो हाँ, तो हम ऊपर वाले डायग्राम में क्या प्रॉब्लम है? अच्छा, तो ऊपर वाले डायग्राम में हमने क्या बात करी है? व्हेन अ डायमैग्नेटिक मटेरियल, ये मैंने ब्लैक कलर में दिखाया, कोई हमने डायमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखा जो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, ग्रीन कलर में यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करी है अपन ने। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरह से है कि यहाँ पर इधर नॉर्थ पोल के पास स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ वीक मैग्नेटिक फील्ड है। अब नॉर्थ पोल और साउथ पोल एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट जनरेट होंगे। रेड कलर में यहाँ शो करा था मैग्नेटिक मोमेंट जो जनरेट होगा, मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट जनरेट होता है डायमैग्नेटिक में, एक्सटर्नल फील्ड की जो डायरेक्शन है उसके उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट होगा। तो यहाँ पे नॉर्थ पोल जनरेट हो गया इस तरफ, यहाँ साउथ पोल जनरेट हो गया। अब दिस नॉर्थ पोल इज इन स्ट्रॉन्ग रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जहां मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है वहां पर है, तो उस पर जो फोर्स लग रहा है जिसे ब्लू कलर में शो करा है हमने, वो स्ट्रॉन्ग है, तो साउथ पोल पे वीक है, तो नेट फोर्स जो होगा वो येलो कलर में शो करा हमने, वो इस डायरेक्शन में आ गया, एंड दैट डायरेक्शन इज फ्रॉम स्ट्रॉन्ग टू वीक मैग्नेटिक फील्ड। तो यही चीज यहाँ लिखी थी, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस हैव अ टेंडेंसी टू मूव फ्रॉम स्ट्रॉन्गर टू वीकर पार्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये देखो यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है? चलो एक और एग्जांपल डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का। अगर डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, मान लीजिए मेरे पास कोई एक ग्लास की डिश है, एक ग्लास की डिश है, उसमें तुमने क्या करा? डायमैग्नेटिक लिक्विड को फिल कर दिया, यहाँ पे कोई डायमैग्नेटिक लिक्विड फिल कर दिया, ठीक है? अब इस डायमैग्नेटिक लिक्विड के नीचे तुम अगर अचानक यहाँ पर एक मैग्नेट लेके आ जाओ, अचानक मैग्नेट लेके आ जाओ, तो क्या होगा? ये डायमैग्नेटिक लिक्विड वो चाहेगा बीच में से हटना और राइट साइड बढ़ जाएगा, तो फिर वो ऐसा शेप एक्वायर कर लेगा, बीच में से हट जाएगा और राइट साइड बढ़ जाएगा, बीच में उसका लेवल डाउन हो जाएगा यहां से और राइट साइड बढ़ जाएगा। ये समझ में आ रहा है क्या? मैग्नेटिक फील्ड जहां स्ट्रांग थी वहां से वो हटने की कोशिश करेगा डायमैग्नेटिक सब्सटेंस, ठीक है? चलो अब आप एक काम करना, आपका मॉड्यूल जो है उसमें देखना, एक टेबल दी गई है, बाद में देखना अभी नहीं, उसमें टेबल दी गई है जिसमें ये सारी चीजें मेंशन्ड है, जो भी मैंने यहाँ बताया ना आपको, ये सब मेंशन्ड है ऑलरेडी वहां, है ना? तो आप उसमें भी देख सकते हो ये सब चीजें।
चलो तो अभी क्लियर करते हैं, अपन आगे बढ़ते, यहाँ से स्टार्ट करते फिर से। Figure 5.12a shows a bar of diamagnetic material placed in an external magnetic field. The field lines are repelled or expelled, and the field inside the material is reduced. ठीक है, देखो यहाँ ये डायग्राम देखो ए वाला, दिस इज द डायमैग्नेटिक मटेरियल प्लेस्ड इन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए वीक होना चाहिए। हमने पढ़ा ना कि अंदर मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूस हो जाती है वहां पर, तो उस रिडक्शन को कैसे शो करेंगे? मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर मैंने बाहर और अंदर सेम नंबर में शो कर दी, यहाँ फील्ड लाइन का नंबर बाहर और अंदर, ये बाहर फील्ड लाइन का नंबर और अंदर फील्ड लाइन का नंबर अगर सेम होगा तो वीक है, ये कैसे समझ में आएगा? तो वो समझ में आता है बाय दिस केस जो यहाँ पे बना है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन है ना अंदर कम जा रही है, ज्यादा बाहर से पास हो रही है। ये दिख रहा है आपको? सभी बच्चे ध्यान दीजिए। ये सो देखने में फिर वो ऐसा लगता है जैसे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस इज रिपेलिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइन। मैग्नेटिक फील्ड लाइन उससे बाहर से पास होना चाहती है, एक तरह से रिपेल करता हो मैग्नेटिक फील्ड लाइन को। ठीक है, यही चीज यहाँ पे बताइए। बट दिस रिडक्शन इज वेरी स्मॉल, दिस रिडक्शन इज वेरी स्मॉल, क्योंकि जो काय होता है उनका बहुत स्मॉल होता है, 10⁵ in 1, मतलब 10⁵ फील्ड लाइन में से एक कम जाएगी अंदर, ऐसा कुछ रिडक्शन है, बहुत स्मॉल है। ठीक है, चलो आगे पढ़ते। When placed in a non-uniform magnetic field, the bar will tend to move from high to low field. ये अपन डिस्कस कर चुके है ना। The simplest explanation for diamagnetism is as follows. Electrons in atom orbiting around nucleus possess orbital angular momentum. These orbiting electrons are equivalent to current carrying loops and thus possess orbital magnetic moment. ठीक है, यहाँ तक समझ में आया क्या बात? सभी बच्चे ध्यान से देख लीजिए। सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ डायमैग्नेटिज्म देख रहे अपन, तो इलेक्ट्रॉन्स इन एटम ऑर्बिट करते अराउंड न्यूक्लियस, जिससे उनमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है, ऑर्बिट में घूमने का उनका एंगुलर मोमेंटम है ना, जिसको अपन एल बोलते हैं। दिस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन्स आर इक्विवेलेंट टू करंट कैरिंग लूप एंड दस पोजेसेस ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट। तो ये अपन ने पढ़ा भी था, ऑर्बिटल मैग्नेटिक मोमेंट m by l इज चार्ज बाय 2 टाइम मास। याद करो, हमने पढ़ा है ये चीज, है ना। चार्ज बाय 2 टाइम मास इज द रेशियो ऑफ m by l। ये आपको एससीबी में कई जगह यूज हुआ होगा, एक दो क्वेश्चन है एससीबी के एंड के चैप्टर 34 के जो इसी कॉन्सेप्ट से होते हैं, है ना। चलो ठीक है। Diamagnetic substances are the ones in which resultant magnetic moment in an atom is zero. When magnetic field is applied, those electrons have orbital magnetic moment in the same direction slow down and those in the opposite direction speed up. ठीक है, एक मिनट, ये चीज समझते अच्छे से। क्या कहे कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट तो जीरो था। तो आप ऐसा सोच सकते हो, ये एक एग्जांपल में बता रहा हूँ, नॉट नेसेसरी कि एग्जैक्टली सही चीज बता रहा हूँ मैं, बस मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको कि ये कोई एटम है जिसके अबाउट है ना, ये न्यूक्लियस है जिसके अबाउट इलेक्ट्रॉन घूम रहे थे। तो एक न्यूक्लियस के अबाउट एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है इस तरह से, और इसी के जैसी पास में एक ऑर्बिट है या इसी ऑर्बिट में एक और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में, बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, एक और इलेक्ट्रॉन है जो अपोजिट डायरेक्शन में घूम रहा है। तो इन दोनों की वजह से नेट यहाँ पर जो मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा जीरो बनेगा। एज्यूम कि कोलाइड वोलाइड नहीं कर रहे वो, है ना। तो इन दोनों की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो बनेगा। सही बात है क्या? इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो गई, जो इलेक्ट्रॉन्स एक डायरेक्शन में घूम रहे हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में घूमने वाले भी है, तो नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। तो यही बात पहले यहाँ पे लिखी हुई थी कि डायमैग्नेटिक सब्सटेंस वो होते हैं जिसमें नेट मैग्नेटिक मोमेंट पहले तो जीरो होता है। ये लिखा है, डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस आर द वंस इन विच द रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट इन एन एटम इज जीरो, है ना। भाई बहुत सारे इलेक्ट्रॉन से सबका अपना अपना मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, जिससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो हो गया। वो सब इस तरह से अलाइन है कि नेट मैग्नेटिक मोमेंट जीरो। ठीक है, अब क्या होता है, ये सिचुएशन थी। अब हमने एक्सटर्नल फील्ड अचानक से अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल फील्ड अचानक से अप्लाई कर दी, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अचानक से अप्लाई कर दी। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, इजंट इट? मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, है ना। किधर फोर्स लगेगा? तो ये इलेक्ट्रॉन से
V क्रॉस B का फोर्स आएगा, V क्रॉस B का फोर्स आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन पे डायरेक्शन अपोजिट करना पड़ेगी। तो इस इलेक्ट्रॉन पे लगेगा फोर्स इस तरफ टुवर्ड द सेंटर, और दूसरे वाले पे लगेगा अवे फ्रॉम द सेंटर। ये रेड कलर में मैं मैग्नेटिक फोर्स शो कर रहा हूं, ठीक है। आप चेक कर लो इसी डायरेक्शन में आएगा कि नहीं। V क्रॉस B की डायरेक्शन जो आएगी बस उसको अपोजिट कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स है। देखो जरा, सोच लो, एक इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लग रहा है टुवर्ड द सेंटर और एक लग रहा है अवे फ्रॉम द सेंटर। अच्छे से देखो ये आया कि नहीं आया। चलो बच्चे बोल रहे हैं यस, गोपाल को तो आ गया, बाकी को V क्रॉस B से सोच सकते हो आप किधर फोर्स आएगा, फिर उसको अपोजिट कर देना, है ना। अब जिस इलेक्ट्रॉन पे रेडियली आउटवर्ड फोर्स लगा, जिस पे रेडियली आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स लगा, उसको नेट जो टुवर्ड द सेंटर जो फोर्स लग रहा है वो तो mv²/r होता है ना। अब बाहर की तरफ फोर्स लग गया, न्यूक्लियस का फोर्स तो सेम ही है, वो सेम ही डिस्टेंस पर अगर इलेक्ट्रॉन है, तो एक तरह से नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल कम हो गया, है ना। फॉर द इलेक्ट्रॉन जिसके लिए फोर्स बाहर है, जैसे ये वाले इलेक्ट्रॉन की बात करें, न्यूक्लियस का फोर्स तो अभी भी अंदर है, बाहर मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स आ गया, तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल कम हो गया, isn't it? इस इलेक्ट्रॉन का नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल कम हो गया, है ना। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर सर्कल कम होने के लिए अब ये अपनी रेडियस मेंटेन करने के लिए क्या करता है, अपनी स्पीड को कम कर लेता है। नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल कम है, तो अपनी स्पीड कम करके उसे मैनेज कर लेता है। mv²/r is the required net force towards the center of circle, actual force is reducing, तो ये अपनी स्पीड रिड्यूस कर लेता है। ये बात समझ में आई। क्यों कर लेता है वो बात अभी भी करेंगे अपन। स्पीड कम कर लेगा अगर, तो रिक्वायरमेंट फोर्स की कम हो जाएगी, फोर्स की रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, तो इसी ऑर्बिट में घूम पाएगा। सही बात है क्या? हाँ चलो ठीक है, बच्चे यस बोल रहे हैं, ठीक है। तो ये तो समझ में आ रहा है कि अगर स्पीड कम हो जाएगी तो नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल की रिक्वायरमेंट कम होगी, जिससे इस इलेक्ट्रॉन को इसी ऑर्बिट में मेंटेन कर पाएगा अपने आप को। और सिमिलरली दूसरे की स्पीड बढ़ना चाहिए, तो जो ये इलेक्ट्रॉन था जिसपे बाहर फोर्स था उसकी स्पीड हो गई कम, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन था उसकी स्पीड हो गई इंक्रीज। अब ये जो इलेक्ट्रॉन है इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट किधर बन रहा था, आप देखो इसके घूमने की डायरेक्शन से ऊपर मैग्नेटिक मोमेंट बन रहा है, लेकिन ये नेगेटिव चार्ज है, नीचे बन रहा है। इसकी वजह से मैग्नेटिक मोमेंट नीचे बन रहा था, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक मोमेंट नीचे बन रहा था, ड्यू टू वो इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड बढ़ रही है उसका मैग्नेटिक मोमेंट नीचे। तो स्पीड बढ़ने से मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा होगा, करंट बढ़ेगा, टाइम कम लगेगा उसे घूमने का। सो अब एक्सटर्नल फील्ड के उल्टा मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ रहा है। ये समझ में आई क्या बात? सभी बच्चे अच्छे से देखिए, सोहम को तो आ गया है, बाकी बच्चे भी चेक कर लीजिए। द इलेक्ट्रॉन स्पीडिंग अप, तो उसकी स्पीड बढ़ी, एक तरह से उसमें ऑर्बिट में करंट बढ़ा, करंट बढ़ा तो मैग्नेटिक मोमेंट बढ़ा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन जिसकी स्पीड बढ़ रही है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट को इंक्रीज करा रहा है। यही चीज यहाँ लिखी हुई थी, ठीक है। When the magnetic field is applied, those electrons having orbital magnetic moment in the same direction are slow down, and those in the opposite direction speed up. This happens due to induced current in accordance with the Lenz law, which you will study in chapter 6. अब ये स्पीड बढ़ना और कम होना समझाने के लिए मुझे ना लेंज लॉ की जरूरत है, वो नेक्स्ट चैप्टर में। तो अभी बस ये मान के चलो स्पीड बढ़ गई एक की और कम हो गई, इसको और अच्छा, इससे चीजें सेटिस्फाई हो जाएगी, लेकिन मेरे को इनको स्पीड बढ़ना और कम होना समझाने के लिए मुझे लेंज लॉ बताना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि स्पीड बढ़ने के लिए फोर्स भी चाहिए ना यार, कुछ टेंजेंट डायरेक्शन में, तो वो कहाँ से आता है वो मुझे आपको लेंज लॉ से बता पाऊंगा मैं। तो उसके लिए आप थोड़ा सा वेट करिएगा, वो आप लेंज लॉ पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर में, तो आपको आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी उसमें, ठीक है। चलो, यशवर्धन ने पूछा है देन मेटल को मैग्नेटिक फील्ड में रखने से एटम शुड एक्साइट। नहीं बेटा, एक्साइट की क्यों बात है, बहुत थोड़ा सा स्पीड में चेंज होता है, यहाँ पे बहुत ज्यादा चेंज नहीं होता है ना, वो स्मॉल चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पर स्पीड में, है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत मामूली से चेंजेस है।
चलो, क्या ये पूरा डिस्कशन समझ में आ रहा है? क्या आपको क्लियर हो रहा है कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड स्विच ऑन करने से एक्सटर्नल फील्ड के ठीक अपोजिट मैग्नेटिक मोमेंट आ रहा है ना? चलो, that a substance which was initially not having any magnetic moment, ये देखो पहले कोई magnetic moment नहीं था. Diamagnetic substances are the ones in which resultant magnetic moment of atom is zero initially. और उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखने से क्या हो गया, उनमें मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन में आ गया. द मैग्नेटिक मोमेंट इन द सेम डायरेक्शन स्लो डाउन एंड दोज इन अपोजिट डायरेक्शन स्पीड अप, जिससे कि इंड्यूस जिससे एक मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट हो गया अपोजिट टू द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, the substance develop a net magnetic moment in the direction opposite to the applied magnetic field, hence repulsion होता है उसमें. चलो, क्या ये पूरा कॉज समझ में आया? डायमैग्नेटिज्म का कॉज. वेरी गुड. ठीक है, तो फिर मैं आगे बढ़ रहा हूं. अब मैं हटा दूं जो भी था यहाँ पे. ओके, नेक्स्ट अगला अपन पैरा पढ़ते. हाँ, चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन. Some diamagnetic materials are bismuth, copper, lead, silicon, nitrogen, at STP, water, and sodium chloride. Diamagnetism is present in all the substances. However, the effect is so weak in most cases that it gets shifted by other effects like paramagnetism, ferromagnetism, etc. ठीक है. अच्छा, ये क्या लाइन लिखी इन्होंने, समझ में आया? हाउ द डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेस. ये क्या कह रहे हैं ये लोग? डायमैग्नेटिज्म इज प्रेजेंट इन ऑल द सब्सटेंसेस, ये क्या बोल रहे हैं ये लोग? ये चीज समझ में आ रही है क्या? हर मटेरियल डायमैग्नेटिक है. आकाश बोल रहा है यस, गोपाल बोल रहा है यस. थोड़ा एक्सप्लेन करोगे मुझे, क्या समझ में आया आपको? गोपाल, आकाश. ऑल सब्सटेंस आर नेचुरली न्यूट्रल. नहीं यशवर्धन, नहीं नहीं. पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर मटेरियल में होते हैं. असीम बोल रहा है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हर मटेरियल में होते हैं. हाँ, कुछ पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ग्रुप तो हो सकता है, बिल्कुल सही. इलेक्ट्रॉन सब में वेलोसिटी चेंज करते हैं. यस, बिल्कुल सही सोहम, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आकाश, बिल्कुल सही. तो हर मटेरियल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन का ग्रुप तो होता ही है. तो जो भी अपन ने कहानी ऊपर डिस्कस करी ना कि पेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे, एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करी, तो एक इलेक्ट्रॉन जिसका मैग्नेटिक मोमेंट उल्टा था एक्सटर्नल फील्ड से, वो स्पीड अप हो गया. एक इलेक्ट्रॉन जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल फील्ड के अलोंग था, वो स्पीड डाउन हो गया, उसकी स्पीड कम हो गई. तो इससे नेट मैग्नेटिक मोमेंट अपोजिट आ गया. तो हर मटेरियल में हो सकता है, हर मटेरियल में ये होता है. हर मटेरियल को जब उठा के एक्सटर्नल फील्ड में रखो तो उनमें जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उन इलेक्ट्रॉन्स में ये होता ही है कि एक्सटर्नल फील्ड के अपोजिट नेट मैग्नेटिक मोमेंट बन जाता है. लेकिन दूसरे इफेक्ट उनमें और ज्यादा होते हैं जिससे वो डायमैग्नेटिज्म शो नहीं करते. समझे बात? ही चलो, आई होप कि ये क्लियर है सबको. किसी को डाउट इस पॉइंट में? वेरी गुड, है ना, क्लियर है. ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं अपन. हाँ, The most exotic diamagnetic material are superconductors. These are metals cooled to very low temperature which exhibit both perfect conductivity and perfect diamagnetism. Here the field lines are completely expelled. Chi equals -1 and mu r equals 0. A superconductor repels a magnet and by Newton's third law is repelled by the magnet. The phenomena is perfect diamagnetism in superconductor is called Misner effect. After the name of its discoverer. Superconducting magnets can be gainfully exploited in variety of situations. For example, for running magnetically leviated फास्ट ट्रेन्स. ठीक है, चलो, तो ये सारी बातें तो अपन ने बोर्ड पे भी डिस्कस कर ही ली थी सुपर कंडक्टर के बारे में. ठीक है, यशवर्धन मेरे से पूछ रहा है हाइड्रोजन के बारे में क्या. तो हाइड्रोजन के बारे में आप पता करो कि वो है क्या, डायमैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक क्या है, उसके बाद बात करेंगे. ठीक है, चलो, अब नेक्स्ट चीज अपन को समझना है पैरामैग्नेटिज्म. नेक्स्ट चीज हमारी आ रही है पैरामैग्नेटिज्म. तो स्टार्ट करते हैं यहाँ से. Paramagnetic substances are those which gets weakly magnetized when placed in an external magnetic field.
they have tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they get weakly attracted to a magnet. अच्छा, तो पैरामैग्नेटिक में क्यों होगा ऐसा कि वीक से स्ट्रॉन्ग की तरफ जाएंगे वो? ये आप अब समझ सकते हो क्या? वीक से स्ट्रॉन्ग क्यों जाएंगे वो? जब हमने डायमैग्नेटिज्म में समझा, हाँ बिल्कुल सही, सेम डायरेक्शन में इंड्यूस्ड मैग्नेटाइजेशन आएगा, है ना? सो जो अपन ने डायमैग्नेटिक में सीखा था उसके ठीक उल्टा चीज हो जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल सही, है ना? तो ये आप समझ सकते हो, ठीक है? चलो नेक्स्ट पेज पे आते हैं फिर अपन। ठीक है। The individual atoms or ions or molecules of a paramagnetic material possess a permanent magnetic dipole moment of their own. हाँ, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस में क्या होता है, इंडिविजुअल एटम्स में या जो भी है उसके अंदर आयन मॉलिक्यूल जो भी है वहां पर, ठीक है, उनमें सब ऑफ अ पैरामैग्नेटिक मटेरियल possesses a permanent magnetic dipole moment of their own। तो हर एटम या मॉलिक्यूल या आयन जो भी चीज है वहां पर, उसमें खुद में कुछ मैग्नेटिक मोमेंट ऑलरेडी होता है। either it may be because of the unpaired electron or the addition of magnetic moment of each electron due to their spin angular momentum। हर इलेक्ट्रॉन का अपना स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट होता है, ठीक है? वो जो आप बात कर रहे थे ना, अपन ने बात करी थी आज की, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो अपने एक्सिस पे स्पिन नहीं करते, लेकिन उनका एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना? वो जो स्पिन क्वांटम नंबर होता है ना, उसके साथ साथ उनका अपना स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट भी होता है, जिसको एमएस बोल देते। चलो, वो छोटा होता है, वो ज्यादा नहीं होता, पर मटेरियल में इलेक्ट्रॉन्स भी तो ज्यादा अमाउंट में होते हैं, तो ये स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये जुड़कर भी कुछ हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट आ सकता है। ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, ऑर्बिट में घूमने की वजह से भी मैग्नेटिक मोमेंट आता है, वो बात भी ठीक है, और अपने एक्सिस पे जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट होता है उसकी वजह से भी रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट मटेरियल में आता है। तो दो चीजों से रिस्पॉन्सिबल, दो चीजों की वजह से नेट मैग्नेटिक मोमेंट एटम में आता है, मॉलिक्यूल में आता है, ठीक है? ये अपन ने समझा। चलो आगे बात करते हैं। On account of the ceaselessness, random thermal motion of the atoms, no net magnetization is seen. In the presence of an external magnetic field B0, which is strong enough, and at low temperatures, the individual atomic dipole moment can be made to align and point in the same direction as B0. Figure 5.12b shows a bar of paramagnetic material placed in an external field. The field lines gets concentrated inside the material and the field inside is enhanced. In most cases, as is evident from table 5.2, this enhancement is slight, being 1 part in 10 to the power 5. When placed in a non-uniform magnetic field, the bar will tend to move from weak to strong. ठीक है, एक मिनट, अब बच्चों को डाउट आ रहा है मेरे पास। अंशुल बोल रहा है सब पीसी में कैलकुलेट करते हैं ना, वही है क्या रूट n इंटू एन प्लस टू, n इज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो ये इसके साथ कुछ बताया भी तो होगा आपको, व्हाट इज दिस रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू, ये क्या है ना? ये आपको बताया होगा, नाम से समझ में आ जाएगा आपको कि क्या चीज है। बोलो अंशुल, ये क्या चीज कैलकुलेट कराई थी, कौन सा मैग्नेटिक मोमेंट था ये, कुछ बताया होगा आपको? बोहर मैग्नेटॉन तो यूनिट होता है, स्पिन ओनली था ना? हाँ ठीक है, तो स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट था वो, आई थिंक, ठीक है? तो इलेक्ट्रॉन की स्पिन की वजह से ही था, बिल्कुल सही। तो ये वही चीज है फिर। चलो, और मेरे पास एक डाउट आया है वैभव का, नहीं वैभव बोल रहा नहीं वो अलग है, तो वैभव अपन देख लेते हैं जो नाम बोला था उस हिसाब से। तो केमिस्ट्री की जो चीज है वो आपको क्या पढ़ाई थी, वो केमिस्ट्री में ही देखना आप, है ना? तो अभी मैं आगे फिजिक्स की बातें करता हूँ। अब यशवर्धन बोल रहा है वाई लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर की क्यों बात कर रहे हैं? अब यशवर्धन जैन बोल रहा है इट्स एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मैग्नेटिक मोमेंटम। तो जो भी आप चेक कर लेना यार, है ना, वो रूट n इंटू एन प्लस टू क्या फॉर्मूला था वो पढ़ लेना, वहां पे किस चीज के बारे में बताया था। कोई भी फॉर्मूला याद रखो तो ये हमेशा एडवाइजेबल है कि यार उसके साथ उसका पूरा सब कुछ याद रखो कि किस चीज का फॉर्मूला है,
कब अप्लाई करना है, कब नहीं करना है ना, उसमें फॉर्मूले में जो जो चीज है वो क्या है, वो पूरी चीज याद रखा करो, ठीक है। चलो अब मेरे पास एक डाउट आया था कि लो टेम्परेचर यहाँ क्यों लिखा है। तो ये आपने यहाँ देखा होगा, ये यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है एट लो टेम्परेचर। ये इसलिए लिखा है क्योंकि लो टेम्परेचर पर ही एटम्स को अपन अलाइन करवा के रख पाएंगे। अगर टेम्परेचर बढ़ गया तो एटम्स का अलाइनमेंट नहीं होगा, एटम्स में बहुत ज्यादा रेंडम मोशन हो जाएगा और जरूरी नहीं कि वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो पाए, उनका मैग्नेटिक मोमेंट एक ही डायरेक्शन में अलाइन हो पाए। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है एट लो टेम्परेचर, है ना। In the presence of external field which is strong enough at low temperatures, the individual atomic dipole moment can be made to align in the point of same direction as B. ठीक है, चलो हाँ बात करते हैं सोहम, वेट वेट, ठीक है। चलो अब फिगर ये कुछ बात करी थी कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर बढ़ जाती है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखने से, तो ये भी आप समझ सकते हैं कि क्यों बढ़ जाएगी, है ना, बट वो बहुत कम बढ़ेगी, 1 in 10⁵। चलो अब आगे बात करते हैं। और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार विल टेंड टू मूव फ्रॉम वीक टू स्ट्रॉन्ग, है ना। तो ये सारी बात अपन को समझ में आ रही है, ठीक है। चलो अब इनका टेम्परेचर से जो रिलेशन है वो समझने की कोशिश करते हैं। तो नेक्स्ट पैरा पे आते हैं अपन, हाँ यहाँ से स्टार्ट करते हैं हार्दिक। Some paramagnetic materials are aluminium, sodium, calcium, oxygen at STP, and copper chloride. Experimentally, one finds that the magnetization of a paramagnetic material is inversely proportional to the absolute temperature. तो मैग्नेटाइजेशन मतलब जो मैंने बोर्ड पर आई लिखा था ना, वो इन्होंने एम लिखा है, मतलब इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन बोल दो इसको भले ही, द मैग्नेटिक मोमेंट जनरेटेड पर यूनिट वॉल्यूम, वो टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन है। एक्सटर्नल फील्ड से रिलेटेड तो होता ही है, पर टेम्परेचर से इनवर्स रिलेशन भी है। एक तरह से काय जो हो गया वो रिलेटेड है इनवर्सली टेम्परेचर के साथ, ठीक है। जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना मटेरियल कम मैग्नेटाइज हो पाएगा, रीजन बीइंग उसके अंदर जो एटम्स या मॉलिक्यूल जो भी है वो रैंडम मोशन ज्यादा करेंगे, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। This is known as Curie's law after its discoverer Marie Curie. The हाँ ये constant मैडम क्यूरी नहीं थी, हाँ ये अपन बहुत कंफ्यूजन होती है हमको, क्यूरी मतलब एक ही क्यूरी है ना, वो सब 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 पूरी नोबल फैमिली थी, वो पूरी हर कोई नोबल लॉरेट है उनके अंदर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते, हाँ। The constant C is called Curie's constant. Thus, for a paramagnetic material, both chi and mu r depend not only on the material but also, in a simple fashion, on the sample temperature. As the field is increased or the temperature is lowered, the magnetization increases until it reaches the saturation level Ms, at which point all the dipoles are perfectly aligned with the field. Beyond this, Curie's law is no longer वैलिड, ठीक है। वो नो लॉन्गर वैलिड का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं वो, कि अब जो मैग्नेटाइजेशन हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो बढ़ेगा नहीं। जैसे ये जो हमारी इक्वेशन थी पहली वाली, ठीक है, इसमें देखो मैग्नेटाइजेशन हमने बोला है कि बी नॉट पे भी डिपेंडेंट है, मैग्नेटाइजेशन इज प्रोपोर्शनल टू बी नॉट, ऐसा कहा है। तो अगर सेचुरेशन हो गया उसके बाद तो होगा ही नहीं ना और ज्यादा मैग्नेटाइजेशन, भाई जितने एटम्स थे सब अलाइन हो गए मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, अब और थोड़ी अलाइन हो सकते हैं, यस, ठीक है। तो m प्रोपोर्शनल टू b ये वैलिड नहीं होगा आफ्टर सेचुरेशन इज अचीव, ये बात कहने की कोशिश करी उन्होंने, ठीक है। चलो फिर अब बात करते हैं फेरोमैग्नेटाइजेशन, फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, ठीक है। Ferromagnetic substances are those which get strongly magnetized when placed in an external magnetic field. They have strong tendency to move from a region of weak magnetic field to strong magnetic field. That is, they get strongly attracted to a magnet. The individual atoms or ions or molecules in a ferromagnetic material possess a dipole moment as in a paramagnetic material. However, they interact with one another in such a way that they spontaneously align themselves in a common direction over a macroscopic volume called domain. The explanation of this cooperative effect requires quantum mechanics and is beyond the scope of this textbook. Full stop. एक मिनट, यहाँ पर देखो एक चीज तो बात करी कि व्हाट आर डोमेन्स। तो डोमेन क्या है, डोमेन आर सम मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम,
माइक्रोस्कोपिक नहीं, मैक्रोस्कोपिक, मतलब थोड़ा सा बड़ा वॉल्यूम होता है, ठीक है। इसमें आगे डोमेन का साइज की बातें भी करी है, तो कुछ mm³ का साइज होता है डोमेन का, है ना। तो डोमेन एक पर्टिकुलर वॉल्यूम रहता है जिसमें मटेरियल के जो एटम्स, मॉलिक्यूल जो भी है उसमें, वो सब एक ही डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, तो छोटे 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 बार मैग्नेट जैसा बन गया मटेरियल के अंदर। एक बड़े मटेरियल के अंदर छोटे छोटे बार मैग्नेट है, ऐसा समझ सकते हो आप। जैसे ये ऊपर वाला जो डायग्राम है यहाँ पर ये दिख रहा है ना। तो इस डायग्राम में जो बाउंड्रीज दिख रही है आपको, ये बाउंड्रीज वो डोमेन्स की बाउंड्रीज है, ये डोमेन की बाउंड्री है ये, ठीक है। तो डोमेन्स छोटे छोटे बार मैग्नेट जैसा बन गया किसी बड़े मटेरियल के अंदर। अब ये छोटे छोटे बार मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट काफी स्ट्रांग हो गया, ये एटॉमिक लेवल पे बात नहीं हो रही है ना, ये बड़े माइक्रोस्कोपिक मैक्रोस्कोपिक वॉल्यूम पे बात हो रही है। तो यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट काफी स्ट्रांग क्रिएट होता है ना। पर ये भी रैंडमली अरेंज हो सकते हैं अगर एक्सटर्नल फील्ड ना हो तो, ठीक है। अब एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो क्या होता है वो देखते हैं। और एक और चीज कि ये ऐसा होता क्यों है, ये एक्सप्लेनेबल नहीं है, ये क्वांटम मैकेनिक्स से एक्सप्लेनेबल है, विच इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस टेक्स्ट बुक। तो क्वांटम मैकेनिक्स से समझा पाते हैं कि ऐसा क्यों होता है। चलो आगे बात करते हैं। Each domain has a net magnetization. Typical domain size is 1 millimeter and the domain contains about 10 to the power 11 atoms. In the first instant, the magnetization varies randomly from domain to domain and there is no bulk magnetization. This is shown in figure 5.13a. When we apply an external magnetic field B0, the domain orient themselves in the direction of B0 and simultaneously the domain oriented in the direction of B0 grows in size. The existence of domains and their motion in B0 are not speculation. Speculations. One may observe this under a microscope after sprinkling a liquid suspension of powder. पाउडर मैग्नेटाइज मटेरियल, ठीक है। चलो तो अपना आज एक्चुअली क्या टाइम होने वाला है, इसलिए अब मैं रुकता हूँ, है ना। तो हमने आज मैग्नेटिक मटेरियल की बातें चालू करी। मैग्नेटिक मटेरियल डायमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक होते हैं, उनमें क्लासिफिकेशन वगैरह चालू करा, ठीक है। उनको कैसे समझा जाता है, ससेप्टिबिलिटी क्या है, ये सब बातें चालू करी। इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, मैग्नेटिक इंटेंसिटी क्या होता है, सॉरी, और मैग्नेटाइजिंग फील्ड क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन या सिंपली मैग्नेटाइजेशन क्या होता है, ये सारी बातें करी। चलो अभी काफी कुछ बचा है अपना, नेक्स्ट क्लास में अपन आगे कंटिन्यू करेंगे। आप आगे भी पढ़कर आइए, अर्थ मैग्नेटिज्म भी पढ़िए अगर नहीं पढ़ा हो अभी तक। कोई भी लाइन में अगर दिक्कत लगती है तो पूछिए, और हर लाइन को इंपॉर्टेंस देना है, हर लाइन अच्छे से समझना है, पूरा डिटेल में डेप्थ में सोचना है, हर लाइन का मतलब अच्छे से आना चाहिए आपको, है ना, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्योंकि हम लोगों को प्रिपेयर करना है बेस्ट रैंक लाने के लिए, है ना, तो एक एक लाइन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो तो यहीं रुकते हैं आज अपन, इसके बाद नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करते हैं। अब यार बिगिनर बॉक्स 1 इसका तो हो चुका होगा ना, नेक्स्ट क्लास में डिस्कस भी कर ले। BB1 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास BB1 डिस्कस करेंगे हम। EP3 में फर्स्ट चैप्टर है मैग्नेटिज्म, उसका BB1। तो आज कंप्लीट कर लीजिए जिन नहीं करा है, और आगे ये चैप्टर एंडिंग पे अपना, ये चैप्टर बहुत छोटा ही था, अब पूरा एंड हो रहा है अपना, तो कल अपना एंड हो जाएगा। तो उसके बाद आपको इसका आगे का होमवर्क मिलने वाला है, अभी से बता दे रहा हूं। तो कल के बाद आप इसका BB2 भी करिएगा, एक्सरसाइजेस जो है वो भी करिएगा इस चैप्टर के अंदर। देखना बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं, कम ही क्वेश्चन है, तो सब कंप्लीट करके लाना है आपको। टेस्ट के बाद मंडे को आपको पूरा करके लेके आना है, समझ गए। BB2 एक्सरसाइज वगैरह सब कंप्लीट होना चाहिए मंडे तक। इज दैट ओके? बोलो, क्योंकि फिर उसके बाद मैं EMI स्टार्ट कराऊंगा तो फिर टाइम नहीं मिलेगा, फिर EMI में एक ही लेक्चर में बहुत सारा हो जाएगा, उसमें एक ही लेक्चर में पूरा एक बिगिनर बॉक्स होमवर्क मिल जाएगा, है ना। इसमें रेस नहीं है, हाँ रेस में शेयर करने वाला था, अब मैं शेयर कर दूंगा रेस आपको, ठीक है। चलो ओके बच्चों, रेस मेरे को देखना पड़ेगी, शायद नहीं है, मैं चेक कर लूंगा, अगर होगी तो शेयर कर दूंगा, ठीक। हाँ अभी तो वो भी बची है हमारी ABC की 1 2 3 4 QB, करो वो भी करो, ठीक है। देखो धीरे धीरे तो ऐसा होगा ही यार, चैप्टर आगे बढ़ते जाएंगे तो पुराना प्लस नया बहुत सारा होमवर्क होते जाएगा, तो इसलिए ना पेस बना के रखो, स्पीड बना के रखो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।